जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। जी, तो हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स उनको ब्रीफली डिस्कस किया पहली ही वीडियो में। फिर हमने उनके एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को भी पढ़ा। और ये हमें पता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तीन किस्म के होते हैं। नंबर वन, प्रोमिसरी नोट। नंबर टू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और नंबर थ्री, चेक्स। इस चैप्टर में दो मेन प्रोविजरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम स्टडी करेंगे। अगले चैप्टर में चेक को, लेकिन चेक को भी हम कुछ थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के करेक्टरिस्टिक्स और उसमें तो ये सब में आ ही रहा होता है ना, तो उसको भी हम थोड़ा बहुत जो है वो स्टडी कर रहे हैं। उसके बगैर कई जगह पे उसकी एग्जाम्पल देनी ज़रूरी है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। चलें जी, तो आज हम आते हैं कि ये जो हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं इनमें पार्टीज कौन कौन सी हैं, वो भी इनफैक्ट पहली वीडियो में डिस्कस कर दी हुई हैं जी। तो पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? मेकर, आपको पता है कि मेकर किस पार्टी को कहते हैं? जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है, ठीक है, बनाता है। ए पर्सन हु मेक्स ए प्रोमिसरी नोट, ठीक है, हु मेक्स ए प्रोमिसरी नोट, उसको हम बोलते हैं ये मेकर। तो मेकर जो है, जो प्रोमिसरी नोट बनाएगा वो मेकर कहलाएगा। ए पर्सन हु मेक्स ए प्रोमिसरी नोट, हु मेक्स ए प्रोमिसरी नोट जी। और पेई कौन है? The person named in an instrument to whom or to whose order money is to be paid। पेई कौन होगा? जिसको अल्टीमेट पैसे मिलते हैं, जिसको पैसे दिए जाते हैं, वो कौन सा हो सकता है? टू होम, जिसके नाम से ये बनाया जाएगा प्रोमिसरी नोट, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या चेक। तो पेई तीनों में एक ही होता है। तीनों में जिसको पैसे मिलते हैं उसको पेई बोलते हैं। वो बंदा जिसके नाम से बनाया गया, या टू हुज ऑर्डर, या जिसने आगे किसी और को ऑर्डर किया, उसने निगोशिएट कर दिया, इंस्ट्रूमेंट साइन करके किसी और के हवाले कर दिया, तो वो फिर पेई होगा। यानी अल्टीमेटली जिसको पैसे दिए जाएंगे जी। आपने देखा था कि पहली वीडियो में हमने ये चीजें डिस्कस की थी। ड्रॉर, ड्रॉर कौन होगा? द मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो प्रोमिसरी नोट का जो मेकर है उसे हम, बनाने वाला, उसको हम मेकर ही कहेंगे। लेकिन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो बनाने वाला उसको हम ड्रॉर कहेंगे, या चेक को जो बनाने वाला उसको भी हम ड्रॉर ही कहेंगे, जो चेक ड्रॉ करता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। ठीक हो गया। अब प्रोमिसरी नोट में चूंकि दो ही पार्टी होती हैं, मेकर और पेई, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में तीन पार्टीज होती हैं। फिर ड्रॉई, ड्रॉई कौन होगा? ये वो बंदा होगा, पर्सन भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, जिसको ड्रॉअर ऑर्डर करता है जी। द पर्सन ऑन होम द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ड्रॉन, ठीक है, एंड हु इज डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट। अ पर्सन या बैंक भी हो सकता है वो। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में तो ये पर्सन होगा, जैसे कैशियर, और चेक की सूरत में ये बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन चेक की सूरत में बैंक होगा। हु इज डायरेक्टेड, ऑर्डर टू पे द अमाउंट जी। एक्सेप्टर, यही ड्रॉई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, इसको जब ऑर्डर किया जाता है तो इसके साइन भी जरूरी होते हैं कैशियर के। तो जब ये ड्रॉई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर हम इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज
अदर देन दी चेक, ये चेक में नहीं होता। चेक में साइन नहीं होते हैं बैंक के, क्योंकि बैंक जो है वो तो उसकी अपनी ही चेकबुक होती है इशू की हुई, तो उसके तो साइन की जरूरत नहीं है, उसका अपना इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ड्रॉ करता है। तो उसके चेक का बाकायदा जो है वो चेकबुक होती है, वो प्रिंटेड फॉर्म होता है, उसका अपना नाम लिखा होता है और उसके सीरियल नंबर वगैरह होते हैं। तो चेक में ये नहीं होगा। द बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन द चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। तो हर सूरत में ड्रॉई के साइन होना जरूरी है। एंड देन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्रॉई बिकम्स द एक्सेप्टर व्हेन ही एक्सेप्ट्स द बिल ड्यूली साइनिंग इट। जब वो इस बिल को, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है, साइन कर देता है, तो फिर इसको हम अब कहेंगे एक्सेप्टर। इसे अब क्या कहेंगे? एक्सेप्टर कहेंगे हम जी। पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होल्डर, होल्डर क्या है? अब ये चीजें चूंकि हमने पहली वीडियो में ब्रीफली स्टडी कर ली थी, तो बार बार ज्यादातर वही चीजें आ रही होंगी। होल्डर, ए पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ही सेटिस्फाइड फॉलोइंग टू कंडीशन। अब होल्डर किसको कहेंगे? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर, उसके लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। ही मस्ट बी एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। उसके पास पोजेशन होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, ही मस्ट बी एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट। जी, उसके पास पोजेशन होनी चाहिए। ही मस्ट बी एंटाइटल टू रिसीव रिकवर अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टीज लायबल अंडर द इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी दो जो है वो चीजें, कंडीशन होना जरूरी है। नंबर 1 तो उसके पास पोजेशन होनी चाहिए, और नंबर 2 उसको वो मनी रिसीव करने की एंटाइटलमेंट होनी चाहिए, वो हक रखता हो। अब ये होल्डर जो है ये चोरी शुदा इंस्ट्रूमेंट का भी हो सकता है ना, उसको मिल गया तो पोजेशन उसके पास आ गई, ठीक है। नाम बेशक उसने अपना लिख लिया, या ना भी लिखा, बेरर भी तो हो सकता है ना। और फिर वो जाके चेक अगर बैंक में प्रेजेंट करता तो उसको पैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। सो होल्डर मींस बेरर ऑफ द बेरर इंस्ट्रूमेंट। अगर ये इंस्ट्रूमेंट बेरर है तो जिसके पास है वो होल्डर होगा। एंड इंडोर्सी आर पे ऑफ द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, किसी के नाम से इशू किया हुआ है, तो फिर जिसने, जिसके नाम से इशू किया, इंडोर्सी, पेई, इंडोर्सर होगा जिसने इंडोर्समेंट की, साइन किए, और आगे जिसके नाम से उसने ये ट्रांसफर किया, निगोशिएट किया, उसको इंडोर्सी या पेई या ट्रांसफरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेरर सूरत, बेरर जो होगा इंस्ट्रूमेंट उसकी सूरत में बेरर, और होल्डर जो है वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की सूरत में, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट की सूरत में ये बेरर होगा, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की सूरत में ये इंडोर्सी होगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की सूरत में ये इंडोर्सी या पेई होगा, ठीक हो गया जी। व्हेन द नोट, बिल, बिल मीन बिल ऑफ एक्सचेंज, और चेक इज लॉस्ट। अब बिल, चेक या जो बिल, जो नोट है, प्रोमिसरी नोट, तो नोट मीन प्रोमिसरी नोट, बिल मीन बिल ऑफ एक्सचेंज, और चेक इज लॉस्ट, गुम हो जाता है। अब जब गुम ही हो गया तो पता ही नहीं है किसके पास है, तो जो लॉस्ट इंडोर्सी होगा अज्यूम किया जाएगा कि वो उसके पास है। इज लॉस्ट एंड नॉट फाउंड और डिस्ट्रॉयड, या पता चला कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, समंदर में गिर गया, पानी में गिर गया, कश्ती में जा रहा था बंदा, उससे गिर गया। द पर्सन इन द पोजेशन ऑफ इट or the bearer at the time of loss or destruction shall be deemed to continue to be its holder। तो जो आखिरी बंदा जो कि इस, जिसकी पोजेशन में था,
ठीक है, एट द टाइम ऑफ लॉस्ट, एट द टाइम ऑफ लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वही जो है वो इसका होल्डर है, जिसके पास जब वो गुम हुआ तो आखिरी जो होल्डर था उसी को ही अब होल्डर समझा जाएगा। जी, अब होल्डर्स के बाद आ गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? वो भी हमने चीजें काफी सारी पढ़ ली हुई हैं। ये अब ऐसे लग रहा है जैसे कि चीजें रिपीट हो रही हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन, हु फॉर कंसिडरेशन, जिसने कोई इसके अगेंस्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन दी हो, कोई गुड दी हो, कोई सर्विस दी हो, बिकम्स द पोजेसर ऑफ द प्रोमिसरी नोट। अब वो पोजेसर बन गया, बेशक वो बिल चोरी का ही था, पर इसने तो कोई इसके अगेंस्ट जो है, जैसे एक बिल था जो कि ए के पास आया और वो बिल चोरी हो गया और अब आ गया ये बी के पास। बी जो है वो इनफैक्ट ये इसने ये चोरी किया, ठीक है। ये जो है ये तो जाहिर है ये होल्डर इन ड्यू कोर्स था, पर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ये जस्ट होल्डर है। अब बी जो है इसने क्या किया, इसने जाके तो सी जो कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है, इसने जाके तो इससे गुड्स और सर्विसेज ले ली, तो इसकी कंसिडरेशन मौजूद है ना, और इसे नहीं पता था, इसने देखा कि बिल बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, साइन किए हुए हैं, कंप्लीट है, इसने इसको दे दी कंसिडरेशन, ये गुड्स की सूरत में इसने कंसिडरेशन दे दी, और ये बिल जो है वो से 1,00,000 रुपए का उसने अपने पास रख लिया। अब ये शॉपकीपर जो है ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इसने गुड फेथ के साथ, ये देख ले अच्छी तरह से कि कोई चोरी ना हो। अब गुड फेथ ये है कि एक बंदा जो है वो उसके शक्लो सूरत से नजर आ रहा है कि 1,00,000 का उसके पास, गरीब आदमी है, कैंची चप्पल उसने पहनी हुई है, तो उसके पास 1,00,000 का बिल नहीं हो सकता, और ना इसका इस तरह का कोई बिजनेस है, तो ये गुड फेथ नहीं है अगर वो एक्सेप्ट करता है। हाँ, गुड फेथ ये है कि वो अच्छा भला बंदा है, उसके पास पहले भी आता है, लेकिन ये चोरी का बिल लेके आ गया, लेकिन उसने फिर भी वो ले लिया, तो फिर उसने गुड फेथ के साथ किया और साथ उसने कंसिडरेशन भी दी। तो अब ये शॉपकीपर जो सी है ये इनफैक्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स है। जी, एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजेसर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेएबल टू बेयरर और द पेई और इंडोर्सी, तो बेयरर बिल था या ऑर्डर बिल था, तो इंडोर्सी देयर ऑफ, पे या इंडोर्सी, इफ पेएबल टू ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर था तो फिर इंडोर्सी होगा उसका पोजेसर। बिफोर इट बिकम्स ओवर ड्यू, ये भी है कि ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, ओवर ड्यू बिल हो गया तो फिर वो फर्दर जो है वो निगोशिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। बिफोर इट बिकम्स ओवर ड्यू without notice that the title of the person from whom he derived his own title was defective। अब उसने सी ने ये कंसिडरेशन के साथ ले लिया और बिल जो है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ था, ओवर ड्यू नहीं हुआ था, ठीक है। मैच्योरिटी की बात हमने कई दफा की कि बिल के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो अज्यूम करते हैं 30 जून थी, ठीक है, 2022, और ये 30 जून से पहले पहले रिसीव करता है, तो ये बिफोर मैच्योरिटी है। हाँ, 30 जून के बाद जो है वो बिल मैच्योर हो गया, अब ये फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब बी का अपना टाइटल गो डिफेक्टिव था, मगर सी का टाइटल जो है वो ठीक है, वो उसने ईमानदारी के साथ लिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो। Title of person is defective when he is not entitled to receive the amount due thereon। जी, अब बी का जो टाइटल है वो तो डिफेक्टिव टाइटल है, ठीक है, वो अनटाइटल नहीं है, इसका हकदार नहीं है कि वो अमाउंट रिसीव करे। जी, सो टाइटल ऑफ पर्सन इज डिफेक्टिव व्हेन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, वो एंटाइटल्ड टू रिसीव नहीं है, हकदार नहीं है इसका,
गो से मिल जाएंगे पैसे अगर वो बैंक में जाएगा या इसी तरह से शॉपकीपर के पास चला जाएगा। तो ए पर्सन बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स व्हेन ही फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अब कौन सी कंडीशन है जो ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो कोई बन जाए? नंबर 1, ही मस्ट बी होल्डर, उसके पास बिल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है, पोजेशन उसके पास होनी चाहिए। नंबर 2, he must be a lawful and there must be a lawful and adequate consideration। जी, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कंसिडरेशन हो। जैसे सी ने गुड्स दे के तो ये बिल लिया तो उसने कंसिडरेशन दी, कोई ना कोई गुड या सर्विस दी। इसी तरह से ए ने भी, फर्ज करें साद को कोई गुड्स दी थी तो साद ने ए को बिल दिया इनिशियली, जो कि अगर फर्ज करें प्रोमिसरी नोट था तो फिर साद मेकर था, ठीक है। और अगर ये चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज था तो फिर साद जो है वो ड्रॉअर था, ठीक है। तो इसने पेई को ये बिल दिया, तो ऐसी सूरत में कोई ना कोई कंसिडरेशन ए ने भी दिया, बी ने तो कुछ कंसिडरेशन नहीं दी, चोरी का बिल वो लेके आ गया। ए पर्सन शुड रिसीव इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। तो तीसरी कंडीशन ये है कि उस बंदे ने ये बिफोर मैच्योरिटी लिया हुआ, बिल मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद निगोशिएट यानी ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। अगर उसके बाद लिया तो उसका टाइटल ठीक नहीं है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर तो हो सकता है मैच्योरिटी से पहले भी और बाद में बिल, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। फॉर इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड he must have taken it with a reasonable time of issue। तो जब ऑन डिमांड बिल हो, ठीक है, तो रीजनेबल टाइम के ऊपर जो है वो उसको ये लेना होगा, ठीक है। चलें जी। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड रेगुलर। तो आपने देखा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल कंप्लीट रेगुलर सही हो, उसके ऊपर अमाउंट लिखी हुई हो, उसके ऊपर डेट लिखी हुई हो, साइन किए हुए बिल्कुल सही हो, ठीक है, इनकम्प्लीट ना हो, और फिर उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कंसिडरेशन हो, गुड फेथ में लिया गया हो और उसके पास पोजेशन मौजूद हो। It is duty of every holder in due course to examine the form and contents of the instrument। ये अब उस होल्डर इन ड्यू कोर्स की ड्यूटी है कि वो उसको चेक कर ले, कि एग्जामिन कर ले कि वो सही है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, कोई साइन तो मिस नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई डेट नहीं डली हुई है, ऐसा तो नहीं है कोई अमाउंट जो है वो सही नहीं है, या वर्ड में कुछ और अमाउंट है और फिगर में कुछ और अमाउंट लिखी हुई है जी। टू एंश्योर दैट इट डज नॉट कंटेन एनी अनऑथराइज्ड मटीरियल ऑल्ट्रेशन और इनकम्प्लीटनेस। इनकम्प्लीटनेस तो हो गया कि कंप्लीट होना चाहिए। मटीरियल ऑल्ट्रेशन, मटीरियल ऑल्ट्रेशन हम उसको बोलते हैं कि जब उसमें कोई मेन चीज जो है वो चेंज की गई हो। ऑल्ट्रेशन मीन चेंज, डेट चेंज की गई हो, फिगर चेंज की गई हो, लेकिन और वो मटीरियल ऑल्ट्रेशन अगर तो सारी पार्टीज, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, स्पेशली मेकर और पेई, उन दोनों की मर्जी से कोई की हुई हो अल्ट्रेशन और उन्होंने साइन की हो तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर कोई अल्ट्रेशन की हुई है तो वो ठीक नहीं है, ये अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्ट्रेशन होगी। ही शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस, उसको नेग्लिजेंस भी नहीं करना चाहिए, विदाउट एनी नेग्लिजेंस एंड हिज ऑन हिज पार्ट एंड इन गुड फेथ। आपको होता है गुड फेथ के साथ, नेग्लिजेंस नहीं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कैंची चप्पल पहन के आ गया और 1 करोड़ का बिल उठाया हुआ उसने, और वो पता चल रहा है कि इसका इस तरह का ना कोई कारोबार है ना, ये पहले कभी ऐसा काम इसने किया है, ठीक है, तो वो इन गुड फेथ नहीं है, उसने नेग्लिजेंस की। अब सी ने गुड्स और सर्विसेज देने में बेशक कंसिडरेशन हुई है तो भी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है।
without having any reason to believe that any defect existed in the title of the transfer। ऐसी सूरत में जब उसे पता ही चल गया हुआ है, पता चल रहा है कि ये सही नहीं है ना, वो बंदा जो है वो उसकी शक्ल सूरत से भी पता चल रहा है को इस तरह का काम नहीं है उसका, ना उसने कभी इस तरह के पैसे देखे। और हम भी कई दफ़ा देख रहे होते हैं ना, एक बंदा जो है वो आईफोन लेके आ गया शॉपकीपर के पास सेल करने के लिए, और बुरे हालात हैं उसके। अब बल्कि पिछले दिनों मैं भी एक जगह पे अपने बेटे का लैपटॉप ठीक करवाने गया था, तो वहां भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक कोई काम करने वाली थी, वो अच्छा भला लैपटॉप लेकर जी ये कुवैत से आया, इंपोर्टेड था, तो उधर से तो 1 लाख का आया, अब उसके पास कैसे आ गया? अगर वो उस शॉपकीपर ने रिफ्यूज कर दिया, नहीं लिया, तो मेरा ख्याल है कि उसने यही देखा है, पता उसको चल जाता है इनको कि ये चोरी का माल है, तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। चलें जी, तो यहाँ तक अब हमने कर लिया। इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम नेक्स्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स की शराइत पढ़ ली, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।